Today I'm dealing with the difficulties which I have received in the common WhatsApp group. Difficulties भेजने वाले को ने प्रेषिता है कौशर, अल्पिका एंड निकिता. बाकी के लोग मेरे ख्याल से सब शांत बैठे हुए ऐसा मुझे लग रहा है. So well anyway, पहला जो ऑब्जेक्टिव जो आपने पूछा क्या इट इज नंबर 10 और यहां पर उसको डील करने से पहले एक बात समझ लीजिए आप. ये सर्कुलर मोशन है, यहां से स्टार्ट हुआ हो, गोल घूम के फिर से पॉइंट ए पर आ गया. बार बार उसी टाइप का मोशन रिपीट होते जाएगा तो हम बोलेंगे इट इज पीरियोडिक मोशन. लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसा देख लीजिए. सो दिस इज द बैक एंड फोर्थ मोशन. पार्टिकल इज always directed toward the mean position. The restoring force is always directed toward the mean position. और हम इक्वेशन लिखते हैं F is equal to minus kx. मतलब यह होता है कि force and displacement are oppositely directed. So I think it's very clear from here. Simple harmonic motion is periodic. लेकिन पीरियोडिक मोशन में और मे नॉट बी सिंपल हार्मोनिक, के ध्यान में रखेंगे आप. तो उसी हिसाब से हमको डील करना है. जो पहला जो वहां पर दिया हुआ है इक्वेशन आपको इस तरीके से दिया है, साइन ऑफ के टी प्लस कोसाइन ऑफ के टी. इसको इस प्रकार से आप कंबाइन कर सकते हैं. इट इज आर साइन ऑफ के टी प्लस डेल्टा. हम कर सकते हैं इसको. इट कैन बी डन. तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो गया इनफैक्ट. और सिंपल हार्मोनिक का मतलब पीरियोडिक होता है. सो वन के लिए मैचिंग होगा पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक आर. आगे में नंबर 2 में क्या दिया देख लीजिए आप. इन नंबर 2 इट इज गिवन टू यू कोसाइन के टी. इट इज कोसाइन के टी plus it is sine square 2 times sine square 2 times sine square kt. यहां पर इसको अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ कोसाइन मल्टीपल एंगल में आ जाएगा, लेकिन वहां पे कांस्टेंट फैक्टर भी आता है. तो दिस कैनॉट बी इन फैक्ट सिंपल हार्मोनिक रह नहीं सकता. इट कैन बी पीरियोडिक. पीरियोडिक तो डेफिनेटली रहेगा बिकॉज ऑफ फंक्शन बार बार रिपीट होते जाएगा. सो इट विल बी डेफिनेटली पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक. वी वांट दैट द मोशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. इट इज नॉट पॉसिबल हियर बिकॉज ए कांस्टेंट टर्म यहां पे मिलेगा. इसलिए तो व्हाट मैचेस विद दिस इज पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक. सो ऑप्शन जो यहां पर मैच हो रहा है इट इज क्यू. तीसरे इसमें आपको फंक्शन दिया गया है e रेस टू माइनस के टी. दिस फंक्शन ग्राफ अगर आप बनाते हैं विथ टाइम व्हाट हैपेंस, उसकी वैल्यू कम होते जा रही है. पीरियोडिक तो हो ही नहीं सकता है. उसी टाइप का फंक्शन बार बार रिपीट थोड़ी होने वाला है. इट इज नॉट पीरियोडिक. इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक ऑल्सो. सो इसके लिए जो ऑप्शन जो मैच होगा इट इज इन फैक्ट पी, नॉन पीरियोडिक एंड नॉट सिंपल हार्मोनिक. सो ये हो गया पी. नंबर 4 में आपको एक फंक्शन दिया गया है tan kt. और एक बात अभी ध्यान में रखेंगे. फॉर माय फंक्शन इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ tan थीटा वर्सेस थीटा, मुझे ग्राफ इस प्रकार से मिलता है. देख लीजिए व्हाट्स हैपनिंग हियर. जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएंगे, टैन की वैल्यू बढ़ते जाएंगे एंड अल्टीमेटली एट 90 डिग्रीज इट बिकम्स इक्वल टू इंफिनिटी. बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है उसकी. 90 से 120 180 की तरफ आप जाएंगे तो ये स्टार्ट विथ, ये क्या हो गया, इट इज इंफिनिटी है. इट हैज ऑल नेगेटिव वैल्यूज एंड व्हाट हैपेंस,
the negative value goes on decreasing and ultimately it becomes equal to 0. तो 90 to 180 ये ग्राफ है आपका, और 180 और 270 के बीच में इट इज अगेन रिपीटेशन. तो साइन फंक्शन में हम नोट क्या करते हैं, 0 to 180, 180 to 360, उसके बाद फिर से रिपीट होगा ये आफ्टर 360 डिग्रीज. और यहां पर रिपीटेशन हो रहा है बिटवीन 0 एंड 180. फर्क देख लीजिए, यहां पर रिपीटेशन हुआ 180 टू 360 के बाद, और वहां पर रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर 180. सो डेफिनेटली tan kt के बारे में हम ये बोलेंगे इट इज पीरियोडिक एंड पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच. लेट दिस kt बी इक्वल टू पाई लूंगा ना मैं. द रीजन इज वेरी सिंपल फ्रॉम दैट. सो वी हैव द पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू pi upon k. That's the period. I think it's very clear. Because यहां पे रिपीट हो रहा है आफ्टर 360, या रिपीटेशन है आफ्टर 180. I think it's very clear. आगे बढ़ते हैं. इन द इक्वेशन नंबर 14 में देखता हूं, 14 में क्या दिया गया है. इन नंबर 14 आपको दिया गया है दैट इक्वेशन f इज इक्वल टू kx. The force constant K does not depend on what? Extension or displacement of the system. Now what is this K? K is restoring force per unit displacement. This is K in fact. It is property of the spring. ध्यान में रखो, it is property of the spring. तो पहला जो दिया हुआ है does not depend on, क्या है? K does not depend on what? In this equation here, K is equal to F upon K, F upon X, that is restoring force per unit displacement. ध्यान में रखेंगे, this depends on the elasticity. It depends on elasticity. It depends on the inertia. तो आंसर में क्या दिया यहां पर? इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी. इन फैक्ट व्हाट इज द ट्रू स्टेटमेंट? इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, इट डिपेंड्स ऑन इनर्शिया, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? एक्सटेंशन कितना हुआ है उसमें तो डेफिनेटली डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज फोर्स अगर बढ़ा दिए तो एक्सटेंशन ज्यादा रहेगा, बट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट. फोर्स अगर मैं बढ़ा देता हूं तो व्हाट विल हैपन? द एक्सटेंशन विल आल्सो इंक्रीज एंड द रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, और उसी रेशियो को हम बोलते हैं के. तो डेफिनेटली डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? एक्सटेंशन. इट विल डिपेंड ऑन द फोर्स. एक्सटेंशन डिपेंड करेगा फोर्स पर, डिपेंड करेगा. हम क्या बोलेंगे? ये तो रिलेशन f इज इक्वल टू kx, दिस इज अ कांस्टेंट. ये स्लोप है जो कांस्टेंट रहने वाला है. ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होता है तो ये भी कम होगा, बट दिस विल रिमेन कांस्टेंट. सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? एक्सटेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट. ध्यान में रखेंगे दैट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलास्टिसिटी. इट डिपेंड्स ऑन द इनर्शिया. इसलिए आपको यहां पर सिलेक्ट क्या करना था? द फोर्स कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? डज नॉट डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी. ये गलत है. इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, ये सही है, लेकिन हमको क्या निकालना था? Does not depend on. So do remember, it depends on elasticity, depends on inertia, but it does not depend on what? Force and this. इस इक्वेशन में K कांस्टेंट है, ये चेंज होगा तो this will also change. Well, for number 34, the displacement of the particle from the weak position is given by y is equal to. It is given to you that y is equal to 0.2. It is sine of 10 pi t plus 1.5 pi, और यह है कोसाइन ऑफ 10 pi t plus 1.5 pi.
ये है आपका इक्वेशन, और इन्होंने ये पूछा है मोशन किस प्रकार से रहेगा, ये पूछा गया है। इट्स वेरी सिंपल, एक साइन फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। ये फंक्शन उसी प्रकार का है। इसको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो मैं उसको साइन फंक्शन में लेके आ सकता हूं। आई राइट दिस एज y इज इक्वल टू, ये 0.1 आ जाएगा, 0.2 अपॉन 2, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको इसके साथ कंपेयर अगर करेंगे एंड इट इज 2 टाइम्स, तो ये रहेगा साइन ऑफ 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पाई टी प्लस 3 पाई, ये बन गया आपका फंक्शन। इन फैक्ट कंबाइन करके एक साइन फंक्शन बन चुका है, एंड दिस इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। द एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 0.1, जो भी यूनिट्स होंगे उसके। तो हम क्या बोलेंगे, एंड व्हाट अबाउट द पीरियड, पीरियड के बारे में हम क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अभी आप देख लीजिए, आप ओमेगा कितना है 20, सो दिस इज 2 पाई अपॉन 20 पाई, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 upon 10, which is 0.1 second. It's one and the same thing. एम्पलीट्यूड कितना रहेगा 0.1, ओमेगा कितना है 20 पाई, उसके बेसिस पर हम लेके आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर इज 37। 37 तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पूछना ही नहीं चाहिए। d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। आपका t रहता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहां पर x को रिप्लेस कर दिया y से, एंड दिस k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो आपका पीरियोडिक टाइम रहेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की जगह में हम लिखेंगे रूट ऑफ k। तो आपका आंसर आएगा इक्वल टू c। नंबर इज 38 देयर। फॉर नंबर 38, a particle executes SHM, the time taken by it to move from 0 to a by 2 is t1, and to go from a by 2 to t1 to a is equal to t2. तो अगर this is the path line here completely, ये हो गया 0, this is a, मैं यहां पर लेके आता हूं, मैं इसको कोई दूसरे इससे मार्क कर लेंगे। So well, ये डिस्टेंस है आपका, इन्होंने एम्पलीट्यूड लिखा है a by 2, तो ये है हाफ डिस्टेंस, मिड पॉइंट से कितना रहेगा a by 2 एंड a by 2। तो पार्टिकल को O से a by 2 जाने के लिए वक्त लग गया t1, और a by 2 से a जाने के लिए वक्त लग गया इक्वल टू t2। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि t1 इज लेस देन t2। मैं रीजन बता देता हूं। पार्टिकल जब यहां पे बी पोजीशन पर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, और जैसे वो इधर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, और अल्टीमेटली यहां पे 0 हो गई। तो इट इज वेरी क्लियर कि इस हाफ में वेलोसिटी ज्यादा है, इस हाफ में वेलोसिटी ज्यादा रहने के कारण द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड विल बी लेस। सो t1 इज लेस देन t2, वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। इस हाफ में वेलोसिटी ज्यादा है, इस हाफ में वेलोसिटी कम है, ज्यादा वेलोसिटी, पीरियोडिक टाइम इज लेस। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। नंबर इज 42 दैट a particle is executing SHM, that amplitude is 4 centimeters and t is equal to 12। ऑलमोस्ट उसी प्रकार का प्रॉब्लम है। दिस इज 0 a, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम t1, और यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम इज इक्वल टू t2। मैंने पहले डिस्कस कर लिया था आप लोगों के साथ कि टाइम t1 इज इक्वल टू 1/3 t by 4, एंड टाइम t2 इज इक्वल टू 2/3 t by 4। इसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इनफैक्ट यहां से यहां तक t by 4, यहां पे 1/3 टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, यहां से यहां तक ज्यादा टाइम, दैट इज 2/3। 12 सेकंड से अगर दिया है तो ये रहेगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 4, तो ये कैंसिल होने के बाद अल्टीमेटली आंसर इज इक्वल टू 1 सेकंड। और यहां पर इट इज 2/3 इंटू 12/4,
सो दिस विल बी इक्वल टू 3 यानी ये हो गया आपका 2 सेकेंड। तो रेशियो अगर मैं निकालता हूं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हाफ। फॉर्मूला याद रखेंगे, T1 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ T by 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ T by 4। आगे बढ़ते हैं। नंबर इज 44 मैंने कर दिया था मल्टीपल्स ऑफ 4 में। 40 आप खुद अटेम्प्ट करो, नहीं तो लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ, बिकॉज 44 मैंने डिस्कशन कर लिया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसका पीरियोडिक टाइम दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी दिया। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है ए ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर दिया है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड, एंड यू गेट द रिजल्ट। इसलिए यहां पर हिंट देता हूं नंबर 44 में। अगेन आई एम गिविंग यू हिंट, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, और आपको ए का मतलब होता है एक्स मैक्स, सो यू गेट द रिजल्ट। नंबर इज 48 में बाद में डिस्कस करूंगा, मैंने बता दिया आपको। 49, a particle is executing SHM, the difference in the magnitude of maximum acceleration and maximum velocity is equal to 4. 49 में amplitude is given to you as 4 centimeters. नहीं, the amplitude is given to you as 2 meters, ये दिया गया है आपको। and और क्या दिया गया है? The difference in the magnitude of its maximum acceleration and maximum velocity, A max minus V max is equal to 4. The magnitude difference is equal to that much. The time period of the oscillation at its velocity when it is 1 meter from away from the mean position. The time period निकालना है आपको, and velocity when it is at a displacement of 1 meter निकालना है। That's it. इसी को मैं देखता हूं, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसका मतलब क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर में मैक्सिमम कितना रहेगा? इट विल बी ओमेगा स्क्वायर ए। वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए एंड दैट इज इक्वल टू 4। एम्पलीट्यूड दे के रखिए, सो मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, ओमेगा इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपको एक रिलेशन मिल गया यहां पर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। व्हाट आर द फैक्टर्स देयर? द फैक्टर्स विल बी इक्वल टू वेल, a is equal to 2, तो दिस विल बी इन फैक्ट, it is not equal to 1, a is equal to 2, तो यहां पर 2 हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 2, तो मुझे यहां पर रिलेशन मिलेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कौन से बनेंगे? द फैक्टर्स विल बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1, सो दिस विल बी ओमेगा माइनस 2, omega plus 1 is equal to 0, so omega is equal to 2. ये आपको मिल गया in fact. So what is the periodic time? The periodic time will be equal to 2 pi upon omega, so that is 2 pi upon 2, so this has to be equal to pi. और pi को उन्होंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है as 22/7 second. Let there be no confusion here. So well, it's very clear, इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। ओमेगा इज इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है, तो ये -2 लेके आएगा, तो दैट्स द रिजल्ट। अभी हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ a, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर minus 1 square, so this is equal to 2, 4 that is equal to root 3. So answer आपको मिलने चाहिए 2 root 3. I think that's very clear to you.
नंबर 54 में क्या दिया देख लीजिए, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एम्पलीट्यूड इज 1 सेंटीमीटर, इट्स वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन इज 10 सेंटीमीटर्स। तो फ्रीक्वेंसी कितने रहेंगे पूछा गया है। 54 में आप देखेंगे एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, व्हेन इट पासेस थ्रू द मीन पोजीशन उसकी वेलोसिटी दी गई है, इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है यहां पर, दिस इज इक्वल टू 10। और एक बात लैंग्वेज देख लीजिए, इट्स वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन, इट्स वेलोसिटी व्हाइल पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन इज इक्वल टू 10 एंड वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज इक्वल टू 10। सो वेलोसिटी, और यहां पर मीन पोजीशन पे द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, V max is equal to 10 is equal to a omega, and so omega is equal to 10 upon a, which is equal to 10 upon 1, so this is equal to 10. Frequency कितनी रहेंगी? The frequency n will be equal to omega upon 2 pi, तो that is equal to omega, that is 10 upon 2 pi, तो ये रहेगा 5 upon pi। आपको आंसर किस फॉर्म में दिया देख लीजिए इसको, द आंसर इज गिवन टू यू एज 5 upon pi hertz, दैट्स द रीजन। वेल दिस इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर इज 54 मैंने डील कर लिया है। आई एम नाउ डीलिंग विद नंबर 70 दैट अ टनल इज डग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द बॉल इज रिलीज्ड इन इट। इट will reach the other end of the tunnel after how much time, ये पूछा गया है। well नंबर 70 में आपको ये याद रखना जरूरी है, किस प्रकार से मैं बता देता हूं पहले। दिस इज द अर्थ, ये टनल है, यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को आप डाल देते हो, व्हाट हैपेंस, इट विल बी एक्सीडेंट टुवर्ड द सेंटर, यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, और उसके बाद में इट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और अल्टीमेटली यहां पर व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू 0, तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। और एक बात है, पीरियोडिक टाइम का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो इट इज 2 पाई रूट ऑफ r अपॉन g। ये आता कैसा देख लीजिए आप, G is equal to GR upon capital R. R is the distance जो आप मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर। या आप रेफर करके देख लीजिए, इट कैन बी डन। तो इसका मतलब ये होता है दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो आपका एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कांस्टेंट टर्म किसके साथ मैच हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन आर। ग्रेविटेशन के चैप्टर को रेफर करके देख लीजिए, दिस इज जी आर अपॉन आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन फ्रॉम द सेंटर। Acceleration is equal to omega square x. Acceleration is equal to, ये g कांस्टेंट है, this is on the surface, ये रेडियस ये कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म ओमेगा स्क्वायर के साथ मैच कौन सा हो रहा है, g अपॉन r, and so we have the periodic time is equal to 2 pi upon omega, और ओमेगा की जगह में हम क्या लिखेंगे, दिस इज ओमेगा, तो ओमेगा की जगह में लिखेंगे g अपॉन r, तो ये रहेगा r अपॉन g, ये मिलता है। इसका पीरियोडिक टाइम आता है इक्वल टू, नियरली इक्वल टू 84 मिनट्स के करीब आता है। मेरे ख्याल से ये मैंने बताया कि इसको आपको थोड़ा सा याद रखना बहुत जरूरी है। आपका ये नंबर कौन सा है, द नंबर इज व्हाट, 70, इट इज ग्रेटर देन 84। तो यहां से स्टार्ट होके यहां पर आ जाएगा, इट विल कीप ऑसिलेटिंग लाइक दिस। तो यहां से यहां तक आने के लिए उसको समय कितना लगेगा, पूछा गया है आपको। सो व्हाट कैन बी द आंसर?
आंसर एग्जैक्ट तो नहीं लिखा है, इसको अप्रोक्सीमेशन इट इज 84 मिनट्स। तो यहां से आकर यहां पर फिर बैक वहां पे जाने के लिए उसको समय लगेगा 84, लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए उसको समय लगेगा t/2, सो दैट इज नियरली इक्वल टू 42 मिनट्स। दिस शुड बी द आंसर। ये याद रख लीजिए, इसका पीरियड टाइम आता है 84 मिनट्स। तो यहां से यहां तक आने के लिए हाफ ऑसिलेशन का मतलब होगा t/2, सो 42 मिनट्स शुड बी द आंसर। और आंसर वही दिया, इट इज 42 नियरली इक्वल टू 41.86। वेल 72 नंबर मैंने डील कर लिया, अब उसको देख लेंगे फिर से एक बार। मल्टीपल्स ऑफ 4 में इट वाज डन। नंबर 75 पे आते हैं। A particle executing simple harmonic motion with the amplitude and the period is given the minimum time taken by the particle to move from, मेरे ख्याल से इसको मैं भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मुझे। नंबर 72 में आपको बोला गया है, इट इज नॉट 72, इट इज 75 हियर। आपको बोला गया है ये मोशन कैसा है, 0 A ये C, 75 में फ्रॉम x is equal to 2 to x is equal to 4। यहां पर +2 +4 ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मैंने बताया था टाइम कितना लगेगा, t2 is equal to 2/3 t/4। अभी डिस्कस कर लिया अपन ने, सो दैट इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय t is equal to हाउ मच, t is equal to 1.2 upon 4, so this is 2 upon 3 into 0.3, so the answer should be equal to 0.2 seconds. To move from what? So 1.2 divide करने से कितना आएगा, ये 0.3, and so that is 0.3 and 0.1, it is 0.2. और नंबर 75 में आंसर आपका आने चाहिए 0.2 एंड दिस इज द आंसर। इन फैक्ट आंसर यहां पे शायद गलत दिया है, इट इज 0.4, ऐसा नहीं है। आंसर हैज टू बी इक्वल टू 0.2, बिकॉज अगर उसका एम्पलीट्यूड 4 दिया है तो x इज इक्वल टू +2 टू x इज इक्वल टू +4, द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2/3 ऑफ दिस। तो आंसर कितना आना चाहिए, 0.4 ही आनी चाहिए। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। It has to be equal to 0.2 because यहां से यहां तक आने के लिए पॉइंट कितना लगता है, it is 0.2, और यहां से यहां तक you can just calculate and see। अगर मैं इसको लेता हूं 1/3 of t/4 तो यह आएगा 1.2 upon 12 which is equal to 0.1। So definitely यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 0.2। तो यहां से यहां तक से दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.1, और यहां पर कितना लग रहा है, इट इज इक्वल टू 0.2। यहां से यहां तक कितना लग रहा है, 0.1, यहां पे कितना लग रहा है, 0.2, टोटल टाइम कितना लगेगा, 0.3। अब आप देख लो, O से A जाने के लिए टाइम जो लगता है इट इज t/4 which is 1.2 divided by 4 which is equal to 0.3। दोनों ऐड करने के बाद कितना मिलनी चाहिए, 0.3 मिलनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहां से यहां तक उसको 0.2 लग रहा है, यहां पे लग रहा है 0.1, सो डेफिनेटली द टोटल टाइम हैज टू बी इक्वल टू 0.3। सो रेस्ट अश्योर्ड कि टाइम वहां पर जो आंसर जो है इट हैज टू बी इक्वल टू 0.2 एंड नॉट 0.4। सो वेल, नंबर 80 मल्टीपल्स ऑफ 4 में मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो रिफर टू द प्रीवियस वीडियोस, आपको समझ में आ जाएगा। 81 में इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मेरे ख्याल से यहां पे ज्यादा डिस्कशन वाली बात ही नहीं है। नंबर 81 में आप देख लीजिए, इफ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन x इज इक्वल टू a sin omega t, v इज इक्वल टू dx by dt which is equal to a omega cosine omega t, तो इसको मैं लिख सकता हूं as equal to a omega sine of omega t plus pi by 2 is one and the same thing, that is equal to v, and dv by dt, this is equal to a acceleration and this is equal to minus a
ओमेगा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ओमेगा बाहर निकलेगा, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर. सो अल्टीमेटली मुझे यहां पर ऐसा मिलता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, प्लस साइन डाल देंगे अभी, यू गेट टू नो द रीजंस. और इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई. प्लस पाई लिखने से अल्टीमेटली मैंने पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 लेने से अल्टीमेटली पाई आता है एंड यू गेट द सेम आंसर. तो यहां पर देख लीजिए, इट विल बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी आएगा. तो अल्टीमेटली इट्स वन एंड द सेम थिंग. तो वेल यहां पर आप देखेंगे x और v के बीच में दिस इज लीडिंग बाय पाई, और x और एक्सीलरेशन के बीच में इट इज लीडिंग बाय, यहां पर इट इज लीडिंग बाय पाई बाय 2 एंड यहां पर इट इज लीडिंग बाय पाई. सो वेल एक माइनर करेक्शन बोलो या थोड़ा सा स्टेप्स को हम अलग तरीके से डील करते हैं. dv by dt दिस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. डिफरेंशिएशन इसका लेता हूं मैं, so this is equal to minus a omega square. Differentiation of this is equal to sin omega t. Differentiation of cosine कितना है? minus sin. Minus sin को एब्सॉर्ब करने के लिए a omega square sin of omega t plus pi आपको मिल गया. तो it is very clear because cosine of omega t plus pi is equal to minus sin omega t. तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी लीड्स बाय पाई बाय 2 एंड डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे तो एक्सीलरेशन लीड्स बाय पाई. तो आपका 81 में आंसर रहेगा एक्सीलरेशन इज अहेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फेज, इट इज अहेड बाय पाई. दैट्स वेरी क्लियर. नंबर 82 देख लेते हैं हम. इन एक्सेलरेशन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम फेज. मेरे ख्याल से ये भी गलत ही है. The velocity and displacement they are not in the same phase. Phase difference कितने का है? Pi by 2 का है. The velocity is the ratio of displacement to the time taken. ये सही है. तो हम क्या बोलेंगे? Assertion is false and the reason is true. It's very clear. Assertion इसलिए false है because यहाँ दिख ही रहा है हमको कि displacement और velocity the phase difference कितने का है? Pi by 2 का है. आगे बढ़ते हैं. नंबर इज 85. अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोज दैट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई. डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में फेज डिफरेंस कभी भी पाई रहने वाला है. दिस इज आंसर. देख लीजिए, स्टार्ट कहीं से भी कीजिए. If the motion starts from the mean position, आपको ये इक्वेशन मिलेगा and the difference will be pi. अगर motion starts from the extreme position, आपको रिलेशन क्या मिलेगा? x is equal to a cosine omega t and ultimately the phase acceleration will be ahead by pi. तो उसमें मेरे ख्याल से कहीं से भी स्टार्ट करो, the phase difference has to be equal to pi. Do remember this between displacement and acceleration. The phase difference 87 के लिए between the instantaneous velocity and acceleration is equal to instantaneous velocity and acceleration. ये कितना है? पाई बाय 2 है और ये पाई है, तो इसका मतलब है फेज डिफरेंस कितने का आ गया? पाई बाय 2. आंसर इज इक्वल टू 0.5 पाई. फिर से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये पाई बाय 2 है एंड दिस इज पाई, सो द डिफरेंस इज इक्वल टू पाई बाय 2. नंबर इज 95. Which of the following can give the velocity versus displacement? इसको मेरे ख्याल से हमने डिस्कशन पहले कर लिया था नंबर 95 के लिए. टू रिमेंबर, फॉर 95 x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स. सो डेफिनेटली अगर मैं ये एक्सप्रेशन लेता हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओमेगा को मैं इधर लेके आता, दिस इज ओमेगा स्क्वायर
तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलता है? आई गेट दिस v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. आई डिवाइड दिस थ्रू आउट बाय a स्क्वायर, तो ये रहेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1. सो ग्राफ अगर आप बनाते हैं v और x के बीच में, यू आर बाउंड टू गेट दिस एलिप्स. बाकी के टर्म्स पॉसिबल नहीं है, वो जिसमें यहां पर तो कर्व कौन सा पॉसिबल है? 4 इज पॉसिबल. बाकी के कोई भी स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला कुछ भी पॉसिबल नहीं है. इट्स वेरी क्लियर. नंबर 100 के लिए देख लीजिए, मैंने डील कर दिया है. टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ द स्प्रिंग ऑसिलेटर वी हैव टू, डिस्कशन की जरूरत है नहीं. t is equal to 2 pi root of m upon k. The frequency will be equal to 2 pi root of k upon m. रेसिप्रोकल ले लिया. तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो इसको मैं कितना करूंगा? If I want to make the frequency double, तो इसको मैं 1/4 कर दूंगा. Let us say if I make this 1/4, ये 4 टर्म कहां पर आएगा? न्यूमरेटर में. Inside the root sign, रूट के बाहर निकालेंगे तो it becomes 2 times. That's very clear. आगे बढ़ते हैं. When two displacements are represented by this much, ये तो मेरे ख्याल से आपने बहुत बार कर लिया होगा. नंबर 101 देख लीजिए किसका कैसे डील करेंगे. 101 के लिए what is given to you? y1 is equal to a sin omega t प्लस b कोसाइन ओमेगा t. तो यहां पर आप इसको कंबाइन कर सकते हैं. आई टेक दिस r कोसाइन डेल्टा इज इक्वल टू a, r साइन डेल्टा इज इक्वल टू b. इसको अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया तो मुझे मिलेगा y1 इज इक्वल टू a का मतलब होता r कोसाइन डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन डेल्टा कोसाइन ऑफ ओमेगा टी. तो मुझे अल्टीमेटली मिलेगा y1 इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो इसको कंबाइन करके एक सिंगल साइन फंक्शन लेके आ गया. व्हाट इज दिस r निकालने के लिए क्या दोनों को स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दैट शुड बी द एम्पलीट्यूड. 102 के लिए देख लीजिए आप. इफ द मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग SHM इंक्रीजेस, द टाइम पीरियड इंक्रीजेस. और रीजन क्या दिया है? pi is equal to t is equal to 2 pi root of L upon G, where L is the extension in the spring. तो well, when the mass attached 102 के लिए देख लीजिए आप किस प्रकार से. For 102 it is t is equal to spring के केस में 2 pi root of m upon k. तो 102 में इनका यह कहना है that if the mass attached is increased, मास को बढ़ा दिया तो बढ़ेगा. assertion is right, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. मास बढ़ने से डेफिनेटली फ्रॉम द इक्वेशन इट बिकम्स वेरी क्लियर, इसको बढ़ाने से बढ़ने वाला है. लेकिन रीजन इन्होंने क्या दिया है? दैट t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G. ये रीजन इसका नहीं है, बिकॉज पीरियडिक टाइम ये डिपेंड्स ऑन द, जिसको बोलते हैं इनर्शिया फैक्टर, इसको बोलते हैं इनर्शिया फैक्टर. दिस इज नॉट स्प्रिंग फैक्टर. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी. ये इनर्शिया फैक्टर पे डिपेंड करता है. इस इक्वेशन के साथ कोई रिलेशन है रिलेशन, बट देन इट इज रिलेशन कैसा मैं बता देता आपको. स्पेशल केस में अगर आपने मास m अटैच किया और उसका एक्सटेंशन अगर L होता है तो फोर्स कांस्टेंट निकालने का तरीका है F इज इक्वल टू kx. F कितना रहेगा? mg k into L. So k is equal to mg upon L. मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने मास m अटैच किया है, एक्सटेंशन इज इक्वल टू L. तो इस इक्वेशन को यूज करने के लिए k की वैल्यू मैंने निकाल दिया. अब k की वैल्यू अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई
रूट ऑफ m अपॉन k, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे अल्टीमेटली मिल जाएगा g अपॉन l। k के जगह इसको सब्स्टिट्यूट करो, m and n विल गेट कैंसिल्ड और वो इक्वेशन होता है। तो यहां पर हमने ये जो इक्वेशन यूज किया mg इज इक्वल टू kl, इट इज जस्ट टू कैलकुलेट k को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है इन फैक्ट, बट k इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, ये स्पेशली याद रखेंगे आप। तो k का रिलेशन g के साथ नहीं है, एक्सटेंशन के साथ भी नहीं है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। इसीलिए जो इनका जो कहना है कि रीजन इज नॉट करेक्ट, इसलिए इसका हम बोलेंगे रीजन जो दिया हुआ है इट इज नॉट करेक्ट, ये स्पेशली याद रखेंगे, द रीजन इज नॉट करेक्ट। इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, याद रखेंगे t इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इनर्शिया फैक्टर अपॉन द स्प्रिंग फैक्टर। इस प्रॉब्लम को अपने डील भी कर लिया इनफैक्ट। तो ये तो सही है कि मास बढ़ेगा तो t बढ़ेगा, लेकिन इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है, इवन दो वी गेट द आंसर, बिकॉज याद रखेंगे इक्वेशन हमको मिला है, इट इज जस्ट टू कैलकुलेट k एंड नथिंग एल्स। सो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट टाइम वी शुड कंटिन्यू, आगे की जो भी डिफिकल्टीज है मैं मार्क करके रख लिया मैंने उसको, एंड वी शुड कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। सो वेल, थैंक यू।